भारत और अमेरिका एक दूसरे को एक ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे नॉर्मल पार्टनर्स एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। चाइना की जो एग्रेसिव पॉस्चरिंग है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं। उसमें भारत और अमेरिका का साथ आना एक बहुत बड़ा मैसेज है। लॉन्ग टर्म इसके कॉन्सिक्वेंसेस पुतिन के लिए उतने अच्छे नहीं होंगे। इस क्राइसिस के बाद रशिया के ऊपर पुतिन के ऊपर ये बड़ा एक प्रेशर भी होगा कि फ्रांस की पुलिस को ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, उन्होंने इस तरह से क्यों रिएक्ट किया। मुझे लगता है फ्रांस में ये बात आगे नहीं बढ़ पाएगी और हम इसका रेपिटेशन देखते रहेंगे। इसके परिणाम फ्रांस के लिए बहुत सीरियस भी हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं ओआरएफ की खास पेशकश गोलमेज। हमारे साथ है प्रोफेसर हर्ष पंत इस बार चर्चा के लिए, और इस बार चर्चा के लिए कई अहम मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय दौरा हुआ है, अमेरिका का स्टेट विजिट, और ये दौरा बहुत अहम था भारत और अमेरिका के रिश्तों के संबंध में। क्या ये भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक नई ऊंचाई तक ले गया है, एक नया आयाम दिया है? इस पे समझने की कोशिश करेंगे और हम चर्चा करेंगे कि क्या नया हुआ है, क्यों जरूरी है भारत और अमेरिका की ये पार्टनरशिप दुनिया के लिए। इसके अलावा रूस में बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम हुआ, एक विद्रोह देखा गया, लेकिन वो विद्रोह जो है वो 24 घंटे के अंदर में दब भी गया। इससे क्या असर पड़ा है पुतिन की ताकत पे, क्या असर पड़ा है रूस और यूक्रेन की लड़ाई पे, इसे भी देखेंगे। और साथ साथ फ्रांस, जहां पर इस समय काफी हिंसा उसके बड़े शहरों में हो रही है, तो इन सब पे चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हर्षम अमेरिका की बात से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ, वहां पर स्टेट विजिट था ये, लेकिन बड़ा ऐतिहासिक था कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता बने जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को भी 2 बार संबोधित किया है। एक सवाल ये उठता है कि पहले भी दौरे हुए हैं, या अगर हम इस 2000 वाले टाइम फेज में ही देखें, सिंस 2000s, तो और भी प्रधानमंत्री वहां पर गए, या प्रधानमंत्री मोदी खुद भी गए इसके पहले। ये स्टेट विजिट था। इस बार किस तरह से अलग था ये दौरा, या क्या नया हासिल किया हमने भारत अमेरिका के रिश्तों के संदर्भ में? धन्यवाद नगमा। पिछले अगर आप 1990 के बाद का समय देखें तो उसमें भारत और अमेरिका के संबंधों में लगातार बढ़ोतरी हुई है और लगातार वो संबंध ज़्यादा बेहतर बने हैं। लेकिन जो कई ऐसी समस्याएं थी जो भारत और अमेरिका के संबंधों को उनका फुल पोटेंशियल जो था उसको अचीव नहीं करने उसको नहीं कर पा रही थी। उन समस्याओं की वजह से वो समस्याएं बनी हुई थी। तो एक के बाद एक अगर आप देखें तो धीरे धीरे दोनों देशों ने उन समस्याओं को टैकल किया। जैसे कि पहले न्यूक्लियर इशू को टैकल किया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में। उसके बाद मुद्दा ये आया कि टेक्नोलॉजी और डिफेंस का क्या होगा, उनको टैकल किया। डिफेंस कोऑपरेशन में हमने देखा धीरे धीरे आगे हम बढ़े। हम थोड़ी सी जो हिचक थी वो कम हुई अमेरिका के साथ इंटरैक्ट करने में, सिक्योरिटी के स्पेस में। तो जो प्रधानमंत्री मोदी जब 2016 में गए थे, जब अपनी पहली यात्रा में गए थे वो यूएस चुनाव जीतने के बाद 2014 का, तब उन्होंने एक बात कही थी कि जो ऐतिहासिक हिचक है, वो हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री आर ओवर, ऐतिहासिक हिचक कम हो गई है, खत्म हो रही है। भारत और अमेरिका एक दूसरे को एक ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे नॉर्मल पार्टनर्स एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। तो मुझे लगता है उसका जो नतीजा हम देख रहे हैं अब पिछले 9 सालों का, वो हमको अब दिख रहा है कि जो काफ़ी ऐसे इश्यूज थे जिसमें हमारा एक नज़रिया अभी भी नहीं है। जैसे कि यूक्रेन का जो इशू है, वो पिछले साल से काफी गरमाया हुआ है और भारत और अमेरिका के बीच में काफी लोगों ने अटकलें लगाई जब ये युद्ध शुरू हुआ कि क्या इससे भारत और अमेरिका के संबंधों में प्रभाव पड़ेगा। तो लेकिन जो मुझे लगता है जिस तरह से इस रिलेशनशिप को मैनेज किया गया है पिछले 9 सालों में, उसका नतीजा हमने इस विजिट में देखा। हमने प्रधानमंत्री की स्टेट विजिट देखी, हमने प्रधानमंत्री का वहाँ पर जिस जोश के साथ स्वागत किया गया वो देखा, और हमने देखा कि हर सेक्टर से जो एंगेजमेंट है वो बढ़ रहा है। और ये मुझे लगता है भारत और अमेरिका के संबंधों की खास बात है कि ये सिर्फ स्टेट टू स्टेट लेवल इंटरेक्शन नहीं है। ये अगर आप इसको कंपेयर करें, देखिए हमारे रूस के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन रूस के साथ संबंध हमारे टॉप लेवल लीडरशिप तक बने हुए हैं। अभी प्रधानमंत्री ने बात करी
पुतिन साहब से, तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, वो एक स्टेट टू स्टेट इंटरेक्शन होता है। लेकिन अगर आप अमेरिका की बात करते हैं तो उसमें जो एनर्जी नॉन स्टेट एक्टर्स की आती है, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर्स हो, ट्रेड सेक्टर हो, पीपल टू पीपल टाइज हो, वो हमको देखने को मिला। और उस एनर्जी ने किस तरह से ये बात आगे बढ़ाई कि जो हमारे जो परेशानियां हैं उनको दूर किया जाए। तो उसमें टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन और डिफेंस कोऑपरेशन दोनों जो एक एरियाज थे जहां पर अभी भी कुछ हिचक बनी हुई थी दोनों देशों में, वो हमने देखा कि किस तरह से उसको दरकिनार करके एक नया खाका तैयार किया जा रहा है, जो मुझे लगता है 21st सेंचुरी रियलिटीज के लिए बहुत जरूरी है। तो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस तो काफी समय से बन रहा था, लेकिन उस स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस को आप कैसे ऑपरेशनलाइज करते हैं, ये खाका मुझे लगता है अब तैयार हो चुका है। और अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, और जो हमने देखा कि दोनों तरफ ये कमिटमेंट है, और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में 3 अलग अलग राष्ट्रपतियों से मुलाकात की है, 3 अलग अलग अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ अपना संबंध बनाया है, चाहे वो ओबामा हो, ट्रंप हो और बाइडेन हो। और हमने देखा है कि अक्रॉस पार्टीज, अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम भारत के साथ संबंध बढ़ाने का कमिटमेंट अमेरिका में बहुत ज्यादा है, और भारत में भी वो कमिटमेंट, अभी तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम वो कमिटमेंट रहा है। भारत में भी एक कमिटमेंट रहा है। आपने सही कहा कि 3 अलग अलग राष्ट्रपतियों का के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा हुआ और उन्हें संबंध बनाए, और 9 सालों से जिस तरह का काम हुआ है उसका एक तरह से नतीजा दिखता है। डिफेंस क्षेत्र में कोऑपरेशन जो हो रहा है, उसमें एक बड़ी बात हर्ष ये कही जा रही थी कि जो GE F414 जेट इंजन का समझौता हुआ है, ये एक बड़ा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जब तक नहीं हुआ था, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, दूसरे स्पेस के क्षेत्र में कोऑपरेशन, और आर्टेमिस अकॉर्ड, आर्टेमिस संधि जो है वो भारत के साथ हुई और भारत ने उसे ज्वाइन किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा देखा जाता है कि कोऑपरेशन में जो एक नया आयाम इस रिश्ते को देता है। और ये कि जो यूएस कांग्रेस इसको संबोधित करते हैं जब प्रधानमंत्री, तो यूएस कांग्रेस में जो भी बंटवारा रहा, प्रधानमंत्री मोदी या भारत के लिए जो है वो बाइपार्टिजन सपोर्ट दिखाई दी वहां पर। तो जियो स्ट्रेटेजिकली पूरे विश्व के लिए भी भारत और अमेरिका का ये साथ आना काफी अहमियत रखता है। बिल्कुल। और जिस तरह से देखिए हिंद प्रशांत दुनिया का केंद्र बनता जा रहा है, उसमें भारत और अमेरिका का साथ आना मुझे लगता है एक पॉजिटिव डेवलपमेंट तो है ही, लेकिन वो और देशों को भी नई ऊर्जा देता है। जो देश एक तरह से चाइनीज हेजेमनी को चैलेंज करना चाहते हैं, या चाइना की जो एग्रेसिव पॉस्चरिंग है उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, उसमें भारत और अमेरिका का साथ आना एक बहुत बड़ा मैसेज है कि देखिए हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसे हम हर चीज पर एक मत नहीं है, हर विषय पर, हर मुद्दे पर एक मत नहीं है, लेकिन हम एक हिंद प्रशांत में एक स्टेबल ऑर्डर देने में के लिए कटिबद्ध हैं, और उस कटिबद्धता को इस रिलेशनशिप ने आगे बढ़ाया है। तो चाहे वो क्वाड हो या और देश हो, जैसे जिसमें आसियान के कई देश हैं, हमने अभी फिलीपींस के फॉरेन मिनिस्टर का भी दौरा भारत में हुआ इस हफ्ते, और हमने उसमें भी देखा कि फिलीपींस भी बड़ी जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है भारत के साथ संबंध बढ़ाने में, अमेरिका के साथ संबंध बढ़ाने में, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ अपने संबंध आगे ले जाने में। तो कहीं पर वो नई ऊर्जा इन देशों को मिलती है, जो देश अभी तक थोड़े से सकुचे हुए थे कि पता नहीं जो बड़े देश हैं इस हिंद प्रशांत के, वो अपना रवैया किस तरह से अपनाएंगे। तो जियो पॉलिटिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली भारत और यूएस की जो कन्वर्जेंस है, उसने एक नया बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने के लिए जो कदम बढ़ाए हैं, उसका मुझे लगता है ज्यादातर तो स्वागत हुआ है। चीन को जरूर परेशानी हो रही होगी और ये स्वाभाविक बात है, लेकिन भारत और अमेरिका जिस तरह से काम कर रहे हैं बायलैटरली, और ये जो संबंध है बायलैटरल भी नहीं है। देखिए ये जो बड़ा परिवर्तन हम कहते हैं कि अमेरिका और भारत के संबंधों में आ रहा है, कि हम पहले द्विपक्षीय बात करते थे और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की बात करते थे। आज हम यूएस इंडिया पार्टनरशिप की बात करते हैं तो वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में करते हैं कि ये सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता नहीं है,
ये मल्टीलैटरल भी है, मिनीलैटरल भी है इसमें इन्वॉल्व। इसमें आप यूएन रिफॉर्म्स की भी बात कर रहे हैं, पर इसमें आप क्वाड की भी बात कर रहे हैं, इसमें आप I2U2 की भी बात कर रहे हैं, तो आप इसमें मिडिल ईस्ट को भी ला रहे हैं कि भाई भारत और अमेरिका आज ऐसे कगार पर खड़े हैं जहां पर वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के हितों के निहितार्थ ही नहीं काम कर रहे, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर एक ऐसी संरचना कर रहे हैं जहां पर अलग अलग देश भी उनके साथ जुड़ पाए, चाहे वो मिडिल ईस्ट में जुड़े, चाहे I2U2 के फॉर्मेट में या क्वाड में जुड़े, हिंद प्रशांत में। वो जो मुझे लगता है एक नई एक एक एक, एक नया एलिमेंट इस रिलेशनशिप में पिछले कुछ सालों से जुड़ा है, उसने इस रिलेशनशिप को ग्लोबल वैश्विक जो एक परिप्रेक्ष्य में भी रखने की कोशिश करी है, और मुझे लगता है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट इसका मीनिंग है भारत के लिए खासकर, क्योंकि भारत को अब सिर्फ एक साउथ एशियन कंट्री, इंडियन ओशन कंट्री के तौर पर न देखकर अगर आप वैश्विक स्तर पर देखें तो उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। भारत की अपनी जो जिस तरह से भारत ने कंट्रीब्यूट किया है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कोविड के टाइम में, वो सब सामने आता है, और कहीं पर वो भारत का एक भारत के लिए ज़रूरी भी था और स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर भी बन जाता है कि आप कैसे अपने आप को आज ग्लोबली आगे रख रहे हैं, जहां पर अमेरिका जैसे पार्टनर्स आपके साथ आगे आ रहे हैं, न सिर्फ अपने द्विपक्षीय हितों को साधने के लिए, बल्कि क्षेत्रीय या ग्लोबल या वैश्विक हितों को भी साधने के लिए। जी, सही कहा आपने, और इसको समझना ज़रूरी है कि भारत और अमेरिका की का जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो सिर्फ द्विपक्षीय लिहाज से अहम नहीं है, बल्कि इस पूरे क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में इसकी काफ़ी अहमियत है। मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स की बात आपने की हर्ष, बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसका जॉइंट स्टेटमेंट जो आया था वो भी बहुत अहम था। जाहिर है कि उसमें आतंकवाद की बात हुई तो पाकिस्तान को उस पर एतराज़ था, म्यांमार की बात हुई, ये तमाम चीज़ें उसमें रही। बहुत एक नया आयाम मिला है इस रिश्ते को। प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है राष्ट्रपति पुतिन से भी। हमने पिछले दिनों जो देखा वहां पर बड़ा नाटकीय घटनाक्रम हुआ, एक विद्रोह दिखाई देता है, वो भी एक ऐसे शख्स से जो कि पुतिन के वफादार रहे हैं, उनके बारे में इतनी चर्चा हुई, लोगों की दिलचस्पी बढ़ी कि एक वो शख्स जो कभी शेफ रहा पुतिन का, उसने कैसे उसकी एक प्राइवेट आर्मी उसके बाद रेज की गई थी, प्रिगोजिन की बात हम कर रहे हैं, प्रिगोजिन की। तो अब जो विद्रोह हुआ जिसे 24 घंटे के अंदर अंदर में वो खत्म भी हुआ, और जो पुतिन पहले कह रहे थे कि इस पर कार्रवाई होगी, वो उसके बाद एक समझौता करते हैं जो कि काफी गुपचुप होता है। उसमें नाम आता है बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का, के बीच में उन्होंने मध्यस्थता की। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान आ गया कि इससे पुतिन बहुत कमजोर हुए हैं। तो हर दो समझना चाहेंगे कि आपका इसके ऊपर क्या नजरिया है। अगर आप रूस में किसी से बात करें, वहां के पत्रकारों से बात करें, तो कहते हैं कि पुतिन मजबूत हुए हैं, जिस तरह से विद्रोह को उन्होंने रोका, और उनकी ये युद्ध जो यूक्रेन के खिलाफ है उसको भी एक बल मिलता है, एक वैलिडिटी मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की तरफ से जो वेस्टर्न नैरेटिव है वो ये है कि पुतिन जो है वो कमजोर हुए हैं, और उनकी कमजोरी अब जग के दुनिया के सामने है। तो पुतिन का भविष्य क्या, और क्या रूस यूक्रेन युद्ध पर कोई इसका असर पड़ता है? देखिए, दो चीज़ें हैं नगमा। एक तो शॉर्ट टर्म में कभी भी किसी लीडर के ऊपर इस तरह का जब अटैक होता है, जैसे जैसा पुतिन के ऊपर हुआ, तो एक रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट होता है कि आपके सारे देश के जो लोग हैं वो उनको लगता है कि उनकी सुरक्षा खतरे में है, और वो केओस नहीं चाहते, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। और पुतिन की सबसे बड़ी जो काबिलियत रही है पिछले दशक में वो ये रही है कि उन्होंने रूस को जो केओस था पोस्ट 1990s का, उससे निकाल कर एक एक सुदृढ़ता, सशक्तता दी है। तो पुतिन के लिए जो एक सॉफ्ट कॉर्नर आप कहिए या रिस्पेक्ट कहिए जो रशियंस में है, वो इसको लेकर है कि उन्होंने रशिया को वापस से एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया जहां पर रशिया वापस से अपने आप को एक वैश्विक स्तर की पावर के रूप में सोचने लगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जिस तरह से क्राइसिस शुरू हुआ और जिस तरह से क्राइसिस खत्म हुआ, दोनों ही ने पुतिन को कोई बहुत खास एक पॉजिटिव लाइट में नहीं रखा। अगर आप इतने सशक्त नेता हैं एक देश के, तो आप ही का एक बंदा या आप ही के सपोर्ट किया हुआ एक ग्रुप आपको इस तरह से कैसे चैलेंज कर सकता है? जी। दूसरा, जब आपने ये कहा कि सबसे बड़ी जो चुनौती, सबसे बड़ा जो जो आपका डिसलाइक है वो ट्रीजन है, और पुतिन टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पर जाकर ये कहते हैं कि ये स्टैब इन द बैक था, और इसके लिए हम
इसके खिलाफ कड़ा कदम उठाएंगे। उसके बाद ये पीछे ही पीछे शैडोज में इस तरह का एग्रीमेंट होना, लुकाशेंको का एग्रीमेंट तैयार करना और उसमें बगैर किसी कॉस्ट के प्रिगोजिन का निकल जाना, ये मुझे लगता है बहुत सवाल खड़े करेगा आगे आने वाले समय में पुतिन के लिए और जो लोग पुतिन को सपोर्ट करते हैं उनके लिए कि ये आखिर हुआ क्या, कि अगर जो सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह का मामला है उसमें भी आप उस व्यक्ति को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप कानून जो आपके देश का कानून है उसके खिलाफ उसके सामने खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये किस किस्म की सशक्तता है, ये किस किस्म का किस किस्म की लीडरशिप है। पुतिन की लीडरशिप पर जरूर सवाल उठेंगे। तो शॉर्ट टर्म में जरूर रैली अराउंड द फ्लैग हुआ है पुतिन का। अगर आप पॉपुलैरिटी रेटिंग्स भी देखें तो वो भी काफी बढ़ गई हैं कि उन्होंने जिस तरह से इसको मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म इसके कॉन्सिक्वेंसेस पुतिन के लिए उतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि इससे काफी सारे ऐसे एक्टर्स को सिस्टम में और सिस्टम के बाहर जो पुतिन को चैलेंज करना चाहते हैं उनको एक नई लीज ऑफ लाइफ मिली है। उनको ये पता चल गया है कि पुतिन उतने इनविंसिबल नहीं है और जो स्टेट स्ट्रक्चर है रशिया का, जिसको पुतिन सिंगल हैंडेडली कंट्रोल करते हैं, चाहे वो मिलिट्री हो या इंटेलिजेंस हो, उस पर बहुत बड़े सवालिया निशान इस एपिसोड ने खड़े किए हैं। तो आगे आने वाले समय में पुतिन इसको कैसे संभालते हैं ये देखना होगा। दूसरा जो यूक्रेन का वॉर है उसमें मुझे लगता है देखिए वो जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव चल रहा है उसमें भी ऐसी खबरें आ रही थी कि वो भी बहुत स्लो चल रहा है। और क्योंकि अब पहले यूक्रेनियंस डिफेंसिव में थे, अब काउंटर ऑफेंसिव में रशियंस डिफेंसिव पर हैं और फोर्टिफिकेशन उनकी बहुत स्ट्रांग है, तो बहुत बड़ी सफलता यूक्रेन को नहीं मिली है अभी तक। और इस क्राइसिस के बाद रशिया के ऊपर, पुतिन के ऊपर ये बड़ा एक प्रेशर भी होगा कि वो अपनी जो लीडरशिप है उसकी वापसी कैसे करते हैं। तो क्या वो इस वॉर को और एस्केलेट करेंगे, क्योंकि इस एस्केलेट करने से अगर वो रशिया की सारी मिलिट्री का भार अब यूक्रेन के ऊपर डालते हैं तो उससे यूक्रेन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वॉर फाइटिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी मुझे लगता है आगे आने वाले समय में बड़ा इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन बन सकता है। और इस पर दुनिया भर की नजरें होंगी क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत दूरगामी होगा। जी बिल्कुल। कहा भी है, प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई जब राष्ट्रपति पुतिन से एससीओ समिट भी आने वाला है, उन्होंने कहा है कि वहाँ पर चीज़ें जो है वो अब नियंत्रण में हैं। इसके अलावा लेकिन एक फिक्र है कि जो वाग्नर ग्रुप अब बेलारूस में है, क्या वो यूरोप के लिए अच्छा साबित नहीं होगा, क्या उसे डिस्टेबलाइज कर सकता है, या वहाँ पे एक उथल पुथल भी हो सकती है। तमाम सवाल हैं हर्ष। इसके पहले कि हम इस चर्चा को रोके, एक छोटा आकलन कि फ्रांस में जो इस वक्त हो रहा है, जहां पर कई बड़े शहरों में, चाहे वो पेरिस हो, लिल हो, टुलूज हो, वो देखें कि एक हंगामा मचा हुआ है। पुलिस कर्मी के हाथों एक अल्जीरियन लड़का जो है 17 साल का, वो मारा गया। और उसके बाद जो बैकलैश है वो दिखाता है कि किस तरह का यहाँ पे एक अनरेस्ट रहा है सोसाइटी के इस तबके में। और वो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उसकी बात सामने आती है जब 45,000 पुलिस फोर्स जो है सड़कों पर है फ्रांस जैसे मुल्क में। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है अगर ये किसी डेवलपिंग कंट्री में हो रहा होता तो अभी तक हमने उसकी पश्चिमी देशों ने उसकी ऐसी व्याख्या करी होती कि वो उस देश को अलग थलग कर दिया गया होता सिविलाइजेशन से ही। फ्रांस में ये समस्या, जैसा आपने जिसका जिक्र किया, कि बनी हुई बहुत दशकों से बनी हुई है और इसका कोई इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस अभी तक नहीं आया है। आपको याद होगा ये ऐसे एपिसोड्स बार बार होते हैं, कुछ होते रहते हैं, और इन एपिसोड्स के साथ जो रिएक्शन होता है वो भी काफ़ी वायलेंट होता है। और उस वायलेंस में कहीं पर मुझे ऐसा लगता है उस वायलेंस से जो फीडबैक आता है वो यही आता है कि जो सोसाइटल डिविजन्स हैं ये और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो वो जो एक लूप है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, वायलेंस है, फिर और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, स्टेट और सोसाइटी के बीच में वो संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, पुलिस
जिस तरह से काम करती है, और इस मामले में काफ़ी ऐसी बातें सामने आई हैं जिसने सवाल उठाया है कि आखिर फ्रांस की पुलिस को ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, उन्होंने इस तरह से क्यों रिएक्ट किया। तो ये पिछले कुछ समय से फ्रांस के सामने एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम बना हुआ है, और इसका जब तक एक इंस्टीट्यूशनल इस समस्या का समाधान नहीं होगा, मुझे लगता है फ्रांस में ये बात आगे नहीं बढ़ पाएगी और हम इसका रेपिटेशन देखते रहेंगे। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन इसके परिणाम फ्रांस के लिए बहुत सीरियस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो डिवाइड है, ये इस क्राइसिस से, उसके रिस्पॉन्स से और ज़्यादा बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। जी, सही कहा आपने कि स्टेट और सोसाइटी के बीच में जो एक टकराव या जो भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन बातें पुरानी हैं, पर इसका हल क्या हुआ है, एक रिफ्यूजी संकट है, क्लास डिवाइड है, जो गरीब हैं, जो बाहर के आए लोग हैं, वो शहरों के बाहर रहते हैं, तो ये एक पॉकेट्स में ये दिखाई देता है और ये समय बहुत एक बुरी स्थिति से गुज़र रहा है। फ्रांस के कम से कम कई बड़े शहर जो हैं, वहाँ पर वो हिंसा की चपेट में हैं। धन्यवाद आपका हर्ष, इन तमाम मुद्दों पर आपके आकलन के लिए। तो गोलमेज़ में इस हफ्ते हमारे पास इतना ही समय है। धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।